एकादश के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो आंकड़ों का व्यवस्थीकरण अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या है और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जब भी आप आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो वह जटिल होते हैं और अव्यवस्थित रूप में होते हैं। ये अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड होते हैं या अपरिष्कृत होते हैं, मतलब रॉ डेटा होते हैं, बड़ी मात्रा में इकट्ठा किए जाते हैं। तो इन अपरिष्कृत आंकड़ों के जो चर होते हैं, चर यानी कि वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं, इन्हें हम एक्स से डिनोट करते हैं, जैसे 2, 3, 5, 17, 27, 87, कुछ भी, ठीक है। तो ये सब चर कहलाते हैं। चर के प्रेक्षण यानी यही 2, 3, 4 ये चर के प्रेक्षण हैं, ठीक है। प्रत्येक इकाई एक प्रेक्षण होती है, ये एक इकाई है, यही अपने आप में एक प्रेक्षण है यानी वेरिएबल है, जिस कारण इन्हें सरलता से समझना और इनके आधार पर समुचित परिणाम ज्ञात करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये बिखरे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं। तो हमें क्या है कि सांख्यिकी का अगर विश्लेषण करना है, विश्लेषण का मतलब होता है कि गहन अध्ययन करना, विश्लेषण यानी एनालिसिस, ठीक है। तो जब भी आप गहन अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का, तो उसके लिए आपको सांख्यिकी में दरअसल क्या चाहिए, आपको समंकों के अव्यवस्थित और विस्तृत विवरणों को इस तरह से ब्रीफ, अरेंज्ड और इजी बनाना है कि उनकी विशेषताएं जो है वो स्पष्ट रूप से नज़र आने लगें। दृष्टिगोचर होना यानी कि विजिबल होना, ठीक है। तो अगर दृष्टिगोचर हो जाएंगी विशेषताएं, तो आप क्या करेंगे, संग्रही सामग्री का निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन कह सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आप सही से दे सकोगे। ओके। तो ज़रूरत क्या पड़ती है आंकड़ों को व्यवस्थित करने की, आइए जानते हैं। देखिए, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो आंकड़ों को व्यवस्थित इसलिए करना होता है क्योंकि आंकड़ों को अगर आपने संग्रहित कर लिया तो अगला चरण ही है उनको व्यवस्थित करना। जिन क्रियाओं के द्वारा अव्यवस्थित या अपरिष्कृत आंकड़ों को सरल और समझने योग्य बनाया जाता है, हम उसे व्यवस्थीकरण कहते हैं। व्यवस्थीकरण का उद्देश्य क्या है, आंकड़ों को व्यवस्थित कर देना जिससे कि उनको सरलता से समझा जा सके। आंकड़ों का वर्गीकरण इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण का पहला हिस्सा क्या है, वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और बच्चों, मैं हर शब्द की अंग्रेज़ी क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि जब कभी भी आगे आप पढ़ाई करेंगे इंटर के बाद, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर अच्छी बुक्स इंग्लिश में ही मिलेंगी। और अगर आप कोई अच्छी कोचिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो आपको वर्गीकरण ना पढ़ा करके क्लासिफिकेशन बोल के पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हर हिंदी के वर्ड की अंग्रेज़ी आपको आनी चाहिए। ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण से आशय एक समान वस्तुओं को किसी एक समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने से है। अर्थात आंकड़ों का वर्गीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में यानी कि ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, और इस वर्गीकरण से संबंधित सामग्री संक्षिप्त, सरल और समझने योग्य बन जाती है। इसका उचित प्रदर्शन यानी कि प्रेजेंटेशन भी संभव हो पाता है। तो अगर आप वर्गीकरण को परिभाषित करना चाहें तो पहली परिभाषा स्पर और स्मिथ, इन दो राइटर्स के द्वारा आई है। आंकड़ों को समान गुणों के आधार पर व्यवस्थित करके वर्गों में प्रस्तुत करने की क्रिया वर्गीकरण है, ठीक है। और इसी तरह से कॉर्नर की एक परिभाषा भी है, वर्गीकरण आंकड़ों को यथार्थ रूप या भावनात्मक रूप में, यथार्थ मतलब वास्तविक, भावनात्मक मतलब काल्पनिक, भाव का संबंध कल्पना से होता है। तो वर्गीकरण आंकड़ों को वास्तविक रूप में या काल्पनिक रूप में समानता तथा सादृश्यता के आधार पर, समानता यानी कि एक जैसे और सादृश्यता एक जैसे दिखने वाले, इनके आधार पर वर्गों या विभागों में क्रमानुसार रखने की क्रिया है। इनमें व्यवस्थित इकाइयों की भिन्नताओं में पाए जाने वाले गुणों की एकता को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य तथा लाभ को जानने की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए, आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य में सबसे पहला है
आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाना। आंकड़े उलझे हुए होते हैं और बड़े होते हैं, तो आप उन उलझे हुए आंकड़ों को सरल करते हैं और संक्षिप्त बनाते हैं। ठीक है। समानता और असमानता प्रकट करना। वर्गीकरण के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि कौन से आंकड़े एक समान हैं और कौन से अलग अलग हैं। ठीक है। समान गुण धर्म वाले आंकड़ों को एक ही वर्ग में आप रख लेते हैं। ओके। इसके अलावा जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं? वह है तुलनात्मक अध्ययन संभव। आप जब एक ही विशेषता वाले आंकड़ों को एक जगह रख लेते हैं तो उनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। अनावश्यक आंकड़ों का उन्मूलन। ऐसे आंकड़े जो अनावश्यक हैं, जिनकी आवश्यकता आपके अध्ययन में नहीं है, आप उन्हें अलग कर पाते हैं। उपयोगिता बढ़ाना। वर्गीकरण आंकड़ों को एक निश्चित स्थान प्रदान करके उन्हें वैज्ञानिक स्वरूप देता है, जिससे उनका अध्ययन आसान हो जाता है और उपयोगिता भी बढ़ जाती है। और सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। जब आप वर्गीकरण कर चुके होते हैं तो इसके बाद में आप आंकड़ों को टेबल में प्रस्तुत कर पाते हैं, यानी कि टेबुलेशन कर पाते हैं आंकड़ों का। तो ये टेबुलेशन का बेस प्रदान करता है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। एक आदर्श वर्गीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है कि आदर्श वर्गीकरण में जो पहली विशेषता है वह है इकाई वर्ग का विभाजन। इकाई वर्ग का विभाजन अर्थात वर्गीकरण इस तरह से करना चाहिए कि प्रत्येक इकाई को किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित किया जा सके। यदि कुछ इकाइयाँ जो किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं तो फिर उनके लिए एक विविध वर्ग बना लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी एक मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों का अध्ययन किया, तो उसमें अलग अलग लोगों की जो आय है उसका पता लगाया। तो उसमें आपने लिखा पुरुष, महिला, लेकिन उसमें संयोग से कुछ ऐसे भी लोग थे जो ट्रांसजेंडर हैं। अगर आपने केवल दो ही ग्रुप बनाए, पुरुष और महिला, तो वो नहीं आ सकेंगे कहीं। तो उसके लिए या तो आप विविध बना सकते हैं, लेकिन पुरुष महिला में विविध नहीं होता है, तो आप उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक ट्रांसजेंडर ग्रुप बना दिया है, उभय लिंग। तो उभय लिंग या ट्रांसजेंडर एक ग्रुप में ऐसे लोगों के जो है क्या होता है, जो डेटा होगा वो आप रख सकेंगे। ठीक है। तो आप वर्गीकरण जब करने चाहें तो केवल पुरुष महिला ना करके उसमें ट्रांसजेंडर भी करेंगे। ठीक है। ये है इकाई का वर्ग विभाजन। ओके। दूसरा क्या है? स्पष्टता। वर्गीकरण स्पष्ट और सरल हो। कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाए ताकि ये आसानी से जाना जा सके, है ना। दूसरा है स्थिरता। स्थिरता का तात्पर्य होता है वर्गीकरण में एक ही बार यह निश्चित हो जाना चाहिए कि अंक समूह में कितने वर्ग होंगे और प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से पद शामिल किए जाएंगे। चौथा है लोचशीलता। वर्गीकरण इस तरह से आप करें कि आवश्यकता पड़ने पर आप वर्गों को घटा भी सकें और बढ़ा भी सकें। सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए, अर्थात एक वर्ग में समान गुणों वाले ही डेटा आना चाहिए। तो आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? देखिए, किसी भी डेटा का जब भी वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण में वर्ग या समूह बनाने के कई तरीके हैं। पहला उस अध्ययन पे निर्भर करेगा जो अध्ययन का उद्देश्य होगा। सामान्यतः संकलित आंकड़ों को क्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक आधार पर बांट लिया जाता है। इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं? इसके अंतर्गत जैसे कि नीचे एक तालिका है, भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की उपज दर्शाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ग बन गए हैं वो केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो एक वर्ग हो गया राज्य और उसमें उपज दर्शा दी गई चावल की। तो ये कैसा है? ये भौगोलिक वर्गीकरण हो गया। कभी कभी समय के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक हो सकता है। वर्ष 2015, 16 और 17 में उत्पादन कितना हुआ किसी उद्योग में टन में, तो ये 10, 12, 15 हुआ। इसे सामयिक वर्गीकरण कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता है गुणात्मक वर्गीकरण। ये गुणात्मक वर्गीकरण क्या है? जब गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, जैसे सुंदरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति, धर्म वगैरह, इन्हें मापा नहीं जा सकता। साधारण वर्गीकरण इसमें आएगा और दूसरा बहुगुणी वर्गीकरण आएगा। तो साधारण वर्गीकरण जिसमें द्विभाजन होगा, जब तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये साधारण या द्विभाजन वर्गीकरण कहलाता है।
और इसके अंतर्गत उन इकाइयों को जिनमें गुण विद्यमान होता है उन्हें एक वर्ग में, और जिनमें वह गुण नहीं होता उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। जैसे जनसंख्या, पुरुष और स्त्री। अब पुरुषों में जो साक्षर हैं, जिनको लिखना पढ़ना आता है वो साक्षर, जो नहीं आता उनको निरक्षर। स्त्री साक्षर निरक्षर। तो ये आपका साधारण वर्गीकरण हो गया। बहुगुणी वर्गीकरण में क्या होगा? इसमें बेसिकली इसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर या विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले एक गुण के आधार पर दो उपवर्ग बना लिए जाते हैं, जैसे जनसंख्या में पुरुष और स्त्री, फिर साक्षर और निरक्षर। फिर साक्षरों में भी जो विवाहित हैं और अविवाहित हैं, निरक्षर में जो विवाहित अविवाहित हैं, इसी तरह से स्त्री में भी साक्षर निरक्षर और उनमें विवाहित और अविवाहित। ठीक, तो ये कहा जाएगा, ये कौन सा था? बहुगुणी वर्गीकरण। ठीक है। चौथा जो वर्गीकरण हो सकता है उसका आधार होता है संख्यात्मक या मात्रात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। तो संख्या या मात्रा जब आप ले रहे होंगे तो आपको वर्गांतर बनाने पड़ेंगे, और इसमें जनरली जिस तरह के आंकड़े आप लाते हैं वो आय, वजन, आयु, प्राप्तांक और ऊंचाई से संबंधित आंकड़े होते हैं। देखिए, एक उदाहरण है कि किसी विद्यालय के कक्षा 12वीं में वाणिज्य के 200 विद्यार्थियों के लेखा शास्त्र विषय के 50 अंकों में से प्राप्तांकों का वर्णन दिया गया है, और प्राप्तांकों के अनुसार 10-10 के वर्ग बना लिए गए हैं। मतलब 200 विद्यार्थी हैं, 50 अंक का उनका टेस्ट है, अधिकतम 50 अंक हैं। तो 10-10 के वर्ग अगर बनाना है तो आप पहला वर्ग बना लेंगे प्राप्तांकों का 0 से 10 अंकों का, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है। और उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या ये बताती है कि विद्यार्थी कुल तो 200 थे, तो 0 से 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 0 से 10 अंक प्राप्त किए हैं, उनकी संख्या है मात्र 10। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10 से 20 अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या है 35। 20 से 30 अंक लाने वाले विद्यार्थी 100 हैं, 30 से 40 अंक लाने वाले विद्यार्थी 40 हैं, और 40 से 50 के बीच में अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं 15। ये तालिका आपको ऐसे दिखाती है। तो दरअसल ये आपने क्लासिफिकेशन कैसे किया है? वर्गों के आधार पर। ठीक है। अब इसमें आपको कुछ बातें जाननी है कि ये चर क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अभी आपने सुना था चर के प्रेक्षण। तो चर यानी वेरिएबल, और वेरिएबल से तात्पर्य उन मूल्यों से है जो किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जैसे गुण क्या है? आय, उम्र, आय और आयु। उम्र यानी आयु, तो आयु में और आय में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इन्होंने उम्र लिख दिया, एज। और आय यानी इनकम। प्राप्तांक यानी कि आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऊंचाई हाइट, इनको संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तालिका 3 में आप देख सकते हैं, ऊपर जो थी उसमें ये तालिका 3 है। इसमें दरअसल विद्यार्थियों के प्राप्तांक चर हैं। विद्यार्थियों के प्राप्तांक यानी मार्क अटेंड, यही वेरिएबल हैं, यही चर हैं। और इस प्रकार चर का अर्थ क्या है? वह मात्रा जिसमें विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 0 से 10 था, फिर 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, और इन्हें मापा भी जा सकता है। तो चर क्या है? एक ऐसी मात्रा जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है और जिन्हें मेज़र किया जा सकता है। तो चर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खंडित या विविक्त चर। ठीक है, खंडित चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल। इसमें आते हैं जो सीधे सीधे नंबर्स आपको मिलती हैं, पद मिलते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। ये पुस्तक में पेजों की संख्या है, विद्यालय में कमरों की संख्या है। ये पूर्ण इकाइयों में ही व्यक्त होंगी। पुस्तक में पेजों की संख्या क्या कभी 100.1 हो सकती है? 100.5 हो सकती है? नहीं हो सकती है। विद्यालय में कमरों की संख्या क्या कभी 17.3 हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये सिर्फ पूर्ण संख्याएं होंगी। तो इसमें क्या क्या है? पुस्तक में पेजों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, विद्यालय में कमरों की संख्या, ये सब पूर्ण इकाइयां हैं। इनके मूल्य दशमलव बिंदुओं में नहीं प्रदर्शित किए जा सकते, तो इन्हें आप खंडित चर बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। और अखंडित या सतत चर वह होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल, जिनका मूल्य निश्चित नहीं होता वरन एक विस्तार के अंतर्गत उनका मूल्य होता है। यहाँ विस्तार से तात्पर्य 0 से 10 है, तो ये एक विस्तार हो गया 0 से 10, और इसी में इनकी वैल्यू आती है। छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह में।
वर्ष, माह, दिन, घंटे आदि इसी रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है। इन चरों के वर्गांतरों इन चरों को वर्गांतरों में जैसे 0 से 10, 10 से 20 आदि में व्यक्त किया जाता है, और पूर्ण संख्याएं 1, 4, 7 जो है वो इसी में आती हैं। अपूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिनमें जो डेसिमल में प्रेजेंट की जाती हैं। तो जो डिस्क्रीट सीरीज़ हैं उसमें केवल पूर्ण संख्याएं आती हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं इसमें पूर्ण और अपूर्ण दोनों संख्याएं आ सकती हैं। ठीक। तो आपने अभी ये जाना है कि परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है, वेरिएबिलिटी मतलब क्या है। मतलब संख्यात्मक परिवर्तनशीलता यानी संख्या में परिवर्तन, और गुणात्मक परिवर्तनशीलता यानी कि गुणों में परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तनशीलता मतलब एक विद्यार्थी के किसी विषय के अंकों का माप 15 से बढ़कर 20 हो जाए तो ये संख्यात्मक परिवर्तनशीलता है। और गुणात्मक परिवर्तनशीलता संख्या में व्यक्त नहीं करके गुणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे एक विद्यार्थी पिछले वर्ष की कक्षा की अपेक्षा इस वर्ष की कक्षा में अधिक बुद्धिमान हो जाए, तो सांख्यिकी में चर का आशय संख्यात्मक परिवर्तन से लगाया जाता है। अगर वो अधिक बुद्धिमान हो गया है तो ये सांख्यिकी में नहीं आ सकेगा। वो कितना बुद्धिमान हो गया है इसका माप हम कहाँ से लगाएंगे कि उसके नंबर 15 से बढ़कर 20 हो गए, तो ये उसकी बुद्धि का है प्रदर्शन। ये दरअसल मात्रात्मक प्रदर्शन है जो सांख्यिकी में अध्ययन का क्षेत्र है। और वह अधिक बुद्धिमान हो गया है, ये सांख्यिकी में अध्ययन का विषय ही नहीं है, क्योंकि इसको आप बगैर आंकड़ों के सांख्यिकी में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि श्रेणियां या श्रृंखलाएं क्या होती हैं। अभी आपने जो चर जाने हैं, चर के आधार पर ही श्रेणियां या श्रृंखलाएं जो हैं वो बांटी जाती हैं। तो थोड़ा सा आइए जानते हैं कि श्रृंखलाएं और श्रेणियां क्या होती हैं। देखिए, एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान जिन समंकों को संकलित करता है वे शुद्ध समंक यानी कि एक्यूरेट डेटा कहलाते हैं, क्योंकि वो स्वयं उनका संकलन करता है। उन समंकों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में किया जाता है, यानी कि जब आप उनका वर्गीकरण करते हैं तो कोई ना कोई श्रृंखला यानी कि श्रेणी यानी कि सीरीज बनती है। SERIES बनती है श्रृंखला। ठीक है, श्रेणी या श्रृंखला सीरीज। ठीक है, समंकों को एक विभिन्न वर्ग में तथा एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना ही श्रृंखला या श्रेणी तैयार करना कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र विषय में प्राप्त अंकों को विद्यार्थियों के रोल नंबर के अनुसार बढ़ते या घटते हुए अंकों के अनुसार प्रस्तुत कर देना, ये श्रृंखला कहलाएगा। परिभाषा के लिए हॉरेस सेक्रिस्ट की परिभाषा, सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों या आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। श्रृंखला क्या है? आंकड़ों या गुणों का एक समूह जिन्हें किसी एक लॉजिकल और एक सीक्वेंस में व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। राइट। सांख्यिकी श्रृंखलाओं के दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला और आवृत्ति वितरण श्रृंखला। तो व्यक्तिगत श्रृंखला आइए जानते हैं, जिस श्रृंखला में प्रत्येक इकाई को अलग अलग माप द्वारा प्रकट किया जा सकता है व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती हैं। उदाहरण के लिए एक कक्षा के 20 विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक जो पाए गए हैं उनको अलग अलग लिख लिया जाए तो वह व्यक्तिगत श्रेणी बन जाएगी। जैसे एक 20 विद्यार्थी हैं और 50 नंबर का टेस्ट हुआ तो किसी के नंबर हैं 12, किसी के हैं 13, किसी के हैं 22, किसी के हैं 37, किसी के हैं 28, किसी के हैं 45, किसी के हैं 48, किसी के 50 भी हैं, किसी के 13 हैं, किसी के 7 हैं। इस तरह से नंबर हैं और ये 20 अंक होंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे इंडिविजुअल सीरीज। ओके, तो मुझे लगता है ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो ये जो व्यक्तिगत श्रृंखला है इसको भी दो तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इसे आप क्रमानुसार प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पदों को एक क्रम के अनुसार प्रकट किया जाता है, जैसे परीक्षार्थियों के अंक रोल नंबर के अनुसार आपने बता दिए, या किसी व्यक्ति की आय महीने के अनुसार आपने लिख दी, तो यहाँ रोल नंबर है और ये एक क्रम है मात्र, इससे लेना देना नहीं। मेन जो आपके वेरिएबल हैं वो हैं ये अंक। तो ये 20 बच्चों के अंक देखिए यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये कैसा है? ये एक क्रम के अनुसार है। आप चाहें तो इन्हीं अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं।
आरोही और अवरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है कम से ज़्यादा, एरे बोलते हैं इसे, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है ज़्यादा से कम। तो यही जो अंक हैं, इनको पहले जैसे ये दिए गए थे हमने वैसे रखे यहाँ। रोल नंबर 1 2 3 4 10 कर लिए, और अंक आप देख सकते हैं यहाँ आरोही क्रम में 12 16 17 18 ये कम से ज़्यादा हैं, ठीक है, ओके। और अवरोही क्रम में क्या आएगा? अवरोही क्रम में आएगा ज़्यादा से कम। यहाँ रोल नंबर 1 2 3 4 रखा गया है, तो यहाँ ज़्यादा से कम का मतलब क्या है? 90 85 93। और ये बच्चों के रोल नंबर नहीं है, ये आपका क्रम संख्या है। यहाँ पे बच्चों के रोल नंबर जो है वो यहाँ 20 जो था वो यहाँ 1 थोड़ी हो जाएगा, ये केवल आपका सीरियल नंबर है, राइट। ये रोल नंबर की जगह बच्चों का रोल नंबर नहीं है, आपका सीरियल नंबर है, क्रम संख्या। तो क्रम संख्या आप यहाँ 1 2 3 4 20 ही लिखेंगे। बस यहाँ आप जो ऊपर लिखते हैं वो आरोही क्रम यानी कि कम से ज़्यादा, और यहाँ ज़्यादा से कम की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले 90 आया और सबसे आखिर में 12 आया है, और ऊपर जो है सबसे पहले 12 आया और सबसे आखिर में 90 आया है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत श्रेणी। ये हो सकती है क्रमानुसार या एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में, अवरोही या आरोही क्रम में। अच्छा, आवृत्ति वितरण श्रृंखला क्या होती है? आवृत्ति वितरण श्रृंखला जो होती है, इसमें पदों के साथ साथ उनमें उतने अंक पाने वाले लोगों की संख्या भी दी गई होती है। इसे बारंबारता कहा जाता है। थोड़ा सा जानिए। अवलोकनों यानी ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो मार्क्स हैं। तो अवलोकनों की कुल संख्या उस वर्ग की आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ अवलोकन कुल मिला के कितने थे? 20 थे, तो वही उनकी आवृत्ति कहलाएगी। अच्छा, ध्यान से सुनना। जैसे ये यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, तो यहीं पे अगर कोई एक अंक है, ये 22 आपको दिख रहा है, 22 2 बार आया है, तो 22 को जब आप बारंबारता श्रेणी के रूप में लिखेंगे, तो 22 को 2 बार ना लिख करके एक ही बार लिखा जाएगा, और इसके आगे जो है 2 लिख दिया जाएगा, बस ये अंतर रहेगा। 12 के आगे 1 लिखा जाएगा, 16 के आगे 1 लिखा जाएगा, 17 के आगे 1, 18 के आगे 1, 19 के आगे 1। लेकिन 22 2 बार आया है, तो 22 एक ही बार लिखा जाएगा और उसके आगे 2 लिख दिए जाएंगे। तो यही इनकी बारंबारता है। थोड़ा सा इनकी थ्योरी जान लेते हैं जिन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि किसी चर की विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके तालिका में उनकी आवृत्ति के साथ जब लिख लिया जाता है। आवृत्ति मतलब कितनी बार वो आए। बारंबारता का मतलब होता है बारंबार आना, बारंबारता, बारंबारता। इसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी आवृत्ति वितरण तालिका के 2 भाग होंगे, एक तो वेरिएबल जिन्हें हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिन्हें हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 भाग हैं, एक है विविक्त या खंडित श्रृंखला, ठीक है, डिस्क्रिट, ठीक है, इसमें पूर्णांक होंगे और एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होंगे? बारंबारताएं होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि कैसे आप बदलेंगे। उदाहरण 1 में ये थ्योरी ऊपर यही है, मिलान रेखाएं, मिलान रेखाएं मतलब टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स में कैसे क्या करते हैं ये थ्योरी बताया है। मैं आपको यही बात उदाहरण से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसके बाद में आप ये थ्योरी पढ़ लेंगे ऊपर वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा पक्का। उदाहरण 1 में कहा गया है कि कक्षा कोई है 11, मान लीजिए कक्षा 11, उसके विद्यार्थी 20 हैं, और उनकी सांख्यिकी परीक्षा में 10 अंकों में से कितने अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं ये दिया गया है। तो किसी के 0 अंक हैं, किसी के 4 6 3 2 4 ऐसे करके, और किसी एक क्रम में नहीं है। ये सिर्फ बच्चों के हो सकता है, ये 1 से लेकर के 20 बच्चे हों और उनके रोल नंबर वाइज ये दे दिए गए हैं, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, फिर कम है, कभी ज़्यादा है। तो अभी अगर हमें इसे, ये यहाँ पर हमें किस रूप में मिली है? ये व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में दी गई है, ठीक है। जब ऐसे ही क्रम में हमें कहीं पे भी कोई आंकड़े मिल जाते हैं तो वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है। हमें इस समय सीखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी को बारंबारता श्रेणी में कैसे बदलते हैं। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिया गया है ये दरअसल क्या है, ये खंडित श्रेणी में प्रकट किया गया है। नीचे कैसे करेंगे आप? सबसे पहले जो मेरा तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्हीं प्राप्तांकों को आप यहाँ पर एक एरे में लिख लीजिए। एरे का मतलब होता है कम से ज़्यादा,
ठीक है। तो आप कम से ज़्यादा जब आप लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए कितने अंक हैं, अंक तो 0 से 10 ही होंगे। तो आपने सारे अंक लिख लिए पहले, जो अंक इसमें आ रहे हैं पहले 0 आ रहा है, आपने 0 लिख लिया। आप ये देख लीजिए कोई अंक छूटा तो नहीं है 0 से लेके 10 के बीच में। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी हैं, 5 भी दिख रहे हैं, और 6 भी दिख रहे हैं, 7 भी दिख रहे हैं हमें यहाँ। ठीक है। और 7 के अलावा हमें 8 भी दिख रहे हैं, और फाइनली हमें यहाँ पे 9 नहीं दिख रहा है ना। तो हमें जो नहीं दिख रहा है वो नहीं रखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या क्या लिखा है। यहाँ 0 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो अंक वहाँ दिए गए हैं उनको हमने एरे में लिखा, यानी कि आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, आरोही क्रम का मतलब होता है कि कम से ज़्यादा। चूंकि 9 नहीं था, वैसे तो 0 से लेकर के 10 तक के अंक हैं, लेकिन 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं। किसी भी बच्चे ने 0 से लेकर के 10 अंकों की परीक्षा में ना तो 9 हासिल किए ना 10 हासिल किए, तो जो है नहीं उसे लिखेंगे नहीं। तो 0 से 8 तक के अंक लिख लिए गए। अब क्या करना है, अब इसके बाद में आपको ये देखना है कि 0, एक 0 आपका यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है। तो यही 0 की जगह पे आप यहाँ पर एक टैली मार्क के रूप में यहाँ पर एक लाइन जो है ऐसे खींच लेंगे। इसी तरह से अब आप देखेंगे इसमें कि 4 आया है, तो 4 के आगे आप फिर एक टैली मार्क यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे इन्होंने लगाया होगा। ओके। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो अंक आते जाएं, जैसे 6 3 2 4, तो 6 3 2 4 वहाँ दिए गए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 के सामने एक हमने मार्क लगा लिया, फिर 3 के आगे एक मार्क लगा दिया, फिर 2 के आगे एक लगा दिया, फिर 4 के आगे एक लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम मार्क यहाँ पे लगाते चले जाएंगे। और फाइनली अगर हमें किसी एक नंबर के सामने, जैसे 4 जो है ना इसमें कई बार आया है, तो जब 1 2 3 4 लगा चुके होते हैं तो पांचवा हम अलग से यहाँ नहीं लगाते, पांचवा हम यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा देते हैं। तो ये एक जो ग्रुप बनता है इसको हम 5 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर अंक दिए गए हैं उन सबके एक एक टैली मार्क, जैसे 0 वाला देखा तो 0 के सामने एक मार्क लगा दिया, 4 के सामने लगा दिया, 6 के सामने, 3 के सामने, 2 के सामने, 4 के सामने, एक एक लगाते गए। जो 4 बार होने के बाद 5वां बार हो जाए तो उसमें आप 4 बार लगा करके ऐसे 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 और एक ऐसे बना दिए, तो एक पेयर बन गया, इसे हम 5 के रूप में गिन सकते हैं। तो जब आप सारे मार्क लगा चुके होंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, ये 3 2 है, ये 3 है, ये एक 5 माना जाता है तो यहाँ 5 लिखा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली 5 ही नहीं है, ये 6 हैं। 6 कैसे हैं, देखिए ये 1 2 3 4 और एक ये मिला करके ये एक तो 5 हो गया और ये अलग से एक है तो ये 6 हो गए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये 6 है ना, 5 यहाँ से यहाँ तक और छठा ये वाला। ठीक, तो ये 6 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, एक एक हो गया। तो ये जो यहाँ पर दरअसल आपका आया है ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई हैं। और बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप इन्हें जोड़ के देखेंगे तो चूंकि विद्यार्थी कुल मिला के 20 थे तो आप पाएंगे कि ये 20 ही है। 1 और 2 3, 2 5, 3 8, 6 14, 2 16, 2 18, 19 और 20, तो ये 20 हो गया ना। तो अगर ये 20 हो गया तो इसका मतलब है कि आपने ये सही सही बारंबारता श्रेणी यहाँ पर बना ली है। अब ये टैली मार्क आप हटा सकते हैं, तो फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेंगे, मार्क ऑब्टेन्ड, जिन्हें एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसीज। ये आपकी बन गई है बारंबारता श्रेणी। ठीक है, सतत और अखंडित श्रृंखला या बारंबारता वितरण क्या होता है, जहाँ पे आप जो भी व्यक्तिगत श्रेणी दी गई होती है उसको आप वर्गों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वर्गों में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक इन्होंने अभी काल्पनिक उदाहरण लिया है, अभी एक सही सही उदाहरण से आपको समझा देंगे। जैसे अंक हैं, कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 0 से लेकर के 90 तक किसी कक्षा के विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये एक ग्रुप है। और ये पाया गया
कि किसी एक श्रेणी में जब आपने ये टैली मार्क लगाए तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जो उसने 0 से 10 नंबर प्राप्त किए हों। 10 से 20 में कुछ होंगे, हो सकता है कोई 13 हो और कोई 17 हो, तो यहाँ 2 मार्क लग गए, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। 20 से 30 में कोई किसी के नंबर 23 हो सकता है, हों 27 हों और 29 हों, तो ये 3 टैली मार्क लगे हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया गया। 30 से 40 में 31, 33, 27, 37, 34, 32, 31, ऐसे करके अंक कुछ बच्चों के रहे होंगे जिनकी संख्या थी 7, जो 30 से 40 के बीच में अंक पा रहे थे। तो आपने यहाँ 7 टैली मार्क लगाए, सबके अंक देखते गए और टैली मार्क लगाते गए। इसी तरह से आपने सारे टैली मार्क लगा लिए, तो यहाँ पर आपने ये दरअसल जो है ये अखंडित यानी कि सतत बारंबारता श्रेणी यहाँ पर बना ली है। ठीक है, ओके। तो खंडित और सतत बारंबारता श्रेणी का यहाँ पे पूरा इन्होंने वर्णन दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बारंबारता वितरण जब आप बनाते हैं तो जो वर्ग होता है उसमें किसी भी वर्ग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सीमाएं हैं, एक तो निम्न सीमा है और एक उच्च सीमा है, एक है 10 और एक है 20। तो जब आप 10 से 20 में देखेंगे तो ध्यान रखिएगा 10 इसमें शामिल है, 10 से लेकर के 19 तक के जो भी अंक पाने वाले बच्चे होंगे वो यहाँ आएंगे। अगर किसी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं तो वो यहाँ पर टैली मार्क लगेगा। ठीक है, यानी कि जब इस तरह का कोई वर्ग बनाते हैं तो जो उच्चतम सीमा होती है वह अगले वर्ग में शामिल होती है, यानी कि उच्चतम सीमा एक्सक्लूड होती है। इसको हम बोलते हैं अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी इस तरह से होती हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें जो भी वेरिएबल्स दिए गए होंगे वह केवल 10 से लेकर के 19 तक इसमें शामिल होंगे। अगर 20 अंक किसी ने प्राप्त किए हैं तो 20 से 30 वाले वेरिएबल में क्लास में रखा जाएगा। जो समावेशी श्रेणी होती है इसे समावेशी इसलिए बोलते हैं कि इसमें पहला वर्ग बनेगा 10 से 19 और दूसरा वर्ग बनेगा 20 से 29। 10 से 19 का मतलब है कि 10 से लेकर के 20 अंक किसी भी बच्चे के अगर हैं 19 अंक तो वो इसी क्रम इसी क्लास में शामिल होंगे। और 20 से 29 अगर है तो इसमें 20 से लेकर के 29 शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें समावेश किया जाता है निम्न सीमा का और उच्च सीमा का, दोनों का। ठीक है, इसीलिए इसको समावेशी बोलते हैं। अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं, एक्सक्लूड से बना है एक्सक्लूसिव। इसमें अगर 10 से 20 दिया गया है और 20 से 30 दिया गया है तो 20 उच्च सीमा है, ये इसमें 20 अंक पाने वाला इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो यहाँ शामिल होगा। और 30 जो होगा वो यहाँ एक्सक्लूड कर दी जाएगी, यानी उच्च सीमा एक्सक्लूड कर दी जाती है, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, अपवर्जी। ठीक है, जैसा यहाँ इन्होंने बताया है कि मान लिया किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक अगर 20 हों तो 20 से 30 वाले वर्ग में उसे सम्मिलित किया जाएगा, ना कि 10 से 20 वाले वर्ग में। ठीक है, इस बंटन में 10 से 19 तक के प्राप्तांक ही शामिल होंगे। ठीक है, 20 से 29 तक के प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को 20 से 30 में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो समावेशी श्रेणी है इसकी खासियत यह है कि अगर प्राप्तांकों का विस्तार देखें तो ये 10 से 19, 20 से 29 इस तरह से आपको क्लास दिए जाएंगे। और इसमें जो भी बच्चा जिसके 10 से लेकर के 19 तक के अंक हैं वो 10 से 19 वाले वर्ग में आएगा। एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक कारखाने में कार्य करने वाले 30 मजदूर हैं और उनकी मजदूरी कुछ इस तरह से दी गई है। ये मजदूरी है उनकी दैनिक मजदूरी। ठीक है, तो आपको अपवर्जी या समावेशी श्रेणियों में इनको बांटना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपकी मजदूरी है आपने उसको 10-10 के अंतराल पे बांटा है। 100 से नीचे कोई नहीं है यहाँ पे, तो आप 100 से ही शुरुआत करेंगे। और अधिकतम मजदूरी जरा देख के बताओ कितनी है। अधिकतम मजदूरी अगर यहाँ पर आपको दिखी 150, तो देखो क्या 150 से कुछ ज़्यादा है कहीं? 150 से ज़्यादा कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160 अगर बना लें तो बढ़िया हो जाएगा। एक्चुअली 150 से 160 इसलिए बनाना पड़ा कि संभवतः यहाँ पर 150 से भी कुछ ऊपर की वैल्यू है कहीं, तो वो कौन सी है? हाँ, वो वैल्यू 150 ही है। 150 ही है का मतलब ये है कि 140 से 150 में जो है
150 तो शामिल नहीं होगी ना, इसीलिए आपको 150 से 160 एक और क्लास बनाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि कैसे हम यहाँ पर श्रमिकों की संख्या लिखते हैं। हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं श्रमिकों की संख्या कि आप देख सकते हैं सबसे पहले 104 है, तो हमने 104 यहाँ लिख लिया। चाहे तो हम 104 यहाँ लिखते, या हम यहाँ एक टैली लगा सकते थे 104 की जगह, अगर टैली मार्क वाला भी आप एक साथ समझना चाहें। फिर 109 जो है, तो 109 हम कहाँ शामिल करेंगे? 109 जो है हम इसी में 100 से 110 में शामिल कर लेंगे, यहाँ पर एक और टैली मार्क लगा लीजिए। ठीक है, अगर केवल ये ना लिखने हो, टैली मार्क ही केवल लगाना, तो मैं साथ साथ वो भी बताया चल रहा हूँ। ठीक है, चलो उसे बाद में बता देंगे। 119 कहाँ शामिल होगा? 119 शामिल होगा 110 से 120 में, आप यहाँ देख सकते हैं शामिल है। इसी तरह से 107 कहाँ होगा? ये 100 से 110 में शामिल होगा, है ना। 116 कहाँ होगा बताइए? 110 से 120 में, ये 116 आ गया। 120 कहाँ होगा? 120 110 से 120 में नहीं होगा, ये 120 से 130 में आएगा। देखिए यहाँ आया हुआ है, यहाँ तो नहीं है 120 कहीं इसमें, है ना। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि 120 भले यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन अंत में अगर दिख रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होता है। वो कहाँ शामिल होगा? यहाँ शामिल होगा 120। फिर 124 हैं, 124 कहाँ होंगे? 120 से 130 वाले में होंगे, ये 124 मिल गए। फिर उसके बाद में 146 हैं, 146 140 से 150 में होंगे, ये यहाँ पर हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं 140, तो 140 कहाँ होगा? 140 से यहाँ शामिल होगा, यहाँ पे 140 से 150 वाले में। 150 कहाँ होंगे? 150 140 से 150 में शामिल नहीं हो सकते। 150 के लिए अलग से एक वर्ग बनाना पड़ा था 150 से 160, तो ये यहाँ लिखे जाएंगे। तो मुझे लग रहा है बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे का अपने आप करेंगे। 130 बताइए कहाँ आएगा? 130 इसमें नहीं आ सकेगा, 130 यहाँ आएगा, और देखिए यहाँ आया हुआ है। ठीक है, 149 कहाँ आएगा? ये बिल्कुल यहाँ शामिल होगा, 149 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। ओके, तो इसी तरह से मुझे लगता है आगे का आप कर सकेंगे, ये आपको शायद समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन जो समावेशी श्रेणी होती है, इसकी खासियत क्या होती है? समावेशी सीरीज जो होती हैं वो यहाँ दी गई हैं, ये इस रूप में होती हैं। जैसे 101 से 110 यहाँ शामिल है, तो 110 और 101 दोनों इसमें शामिल किया जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर 111 से 120 यहाँ शामिल है। तो अब 101 110 में आप देखिए यहाँ पर 104 107 109 भी आए हैं, और 111 से 120 में यहाँ पर देखिए ये समावेशी सीरीज है, तो इसमें 120 भी यहीं पे आया हुआ है। लेकिन इसमें 120 यहाँ है ही नहीं, 121 से शुरू है, तो इसमें 121 से 130 सब शामिल किया गया है। ये समावेशी है, इंक्लूसिव मेथड होता है। अगर आप समावेशी से अपवर्जी में परिवर्तन करना चाहें तो क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का अंतर ज्ञात करेंगे, और इस अंतर को आधा करके प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा से घटाना और उच्च सीमा से जोड़ना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में अंतर क्या है? पहले वर्ग की उच्च सीमा क्या है? 110। दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 111। तो 110 और 111 में अंतर कितने का है? 1 का है। इसका आधा करें अगर, तो कितना आएगा? 0.5। तो ये 0.5 को आप पहले वर्ग की निम्न सीमा से माइनस करेंगे। 101 माइनस करेंगे क्या? 101 माइनस 0.5, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 100.5। और 110 में आप यही 0.5 प्लस करेंगे, तो दूसरा क्या आ जाएगा? 110.5। तो पहला वर्ग आपका क्या बनेगा? 100.5 से 110.5। देखिए यहाँ पर ये चेंज किया गया है, 100.5 से 110.5। जो दूसरा वर्ग है वो क्या था? दूसरा वर्ग था, ध्यान से देखिएगा, दूसरा वर्ग था 110 से 120। तो 110, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दूसरा वर्ग यहाँ है 111 से 120। तो अभी आपको 111 में से 0.5 घटाना है और 120 में 0.5 जोड़ना है। तो 111 में से 0.5 घटाओगे तो 110.5 आ जाएगा,
और 120 में अगर 0.5 जोड़ोगे तो 120.5 आ जाएगा। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसी तरह से 121 से 130 में 121 में 0.5 घटाएंगे तो 120.5 आएगा। 130 में 0.5 जोड़ेंगे तो 130.5 आएगा। ये तरीका है समावेशी से अपवर्जी में परिवर्तित करने का। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि उच्च व निम्न सीमाएं अपवर्जी श्रेणी में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है, लेकिन समावेशी श्रेणी में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, उससे एक कम होती है। समावेशी इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाली मदों को ही उस वर्ग में शामिल न करके अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। यानी उच्च सीमा को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है, उच्च सीमा को इस वर्ग में समावेश नहीं किया जाता। लेकिन ये जो समावेशी श्रेणी होती है इसमें वर्ग की उच्च व निम्न सीमा वाली मदों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। उपयुक्तता, इसका उपयोग प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ रहता है। अपवर्जी श्रेणी का उपयोग बड़ा अच्छा माना जाता है। इसका प्रयोग पूर्ण मूल्य पूर्णांक होने पर अधिक उपयोगी रहता है। ओके, बात करें परिवर्तन की तो इसमें वर्ग समूहों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें गणन क्रिया करने के लिए समावेशी को आपको अपवर्जी में बदलना पड़ता है। बाकी खुले शीर्ष वाली जो श्रेणियां हैं उनको हम देख लें एक बार। खुले शीर्ष का मतलब होता है कि जैसे यहाँ 10 से कम लिखा हो, बीच में 10 से 20, 20 से 30 हो और फिर 30 से अधिक लिखा हो। ठीक है, 30 से अधिक में किसी बहुत कम बच्चे हैं, जैसे मान लिया 0 से लेकर के 100 अंक वाली परीक्षा हुई। ज़्यादातर बच्चों के अंक 30 से नीचे हैं और 30 से ऊपर कोई एक बच्चा है केवल, उसके अंक 87 हैं मान लिया। तो अब अगर आप 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 ये बनाते हैं तो सब में 0 फ्रिक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, जो सही नहीं होगा। तो इसीलिए आपने 30 से अधिक कर दिया और इसमें 87 भी शामिल हो गया। ठीक है, तो ये खुले शीर्ष वाली तालिका कहलाती हैं। और संचयी आवृत्ति श्रृंखलाएं जो होती हैं उन्हें हम कल जानेंगे। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि जो वीडियो है ये कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के चला है। जो बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं थे उनके लिए सांख्यिकी सबसे पहली बार आप देख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इतनी सांख्यिकी अनिवार्य है, इसलिए आपको बहुत मन लगा करके ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप इसे बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं 2-3 बार तो आपको ये अगर आज नहीं समझ में आया तो आगे आने वाले किसी भी लेक्चर को आप समझने की स्थिति में नहीं होंगे बच्चों। इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने सभी साथियों को कहें कि वो इन वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर वो इसे नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी का पार्ट करना बहुत कठिन होगा। और आप जानते हैं कि आधा हिस्सा इकोनॉमिक्स का सांख्यिकी है ना बच्चों। तो इसीलिए मेहनत करेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।